औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी यूनिट नंबर 7 व्हिच इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और देखें, ये जो आपका यूनिट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नॉर्मली जो आपके एजुकेशन लेवल पे आपकी बॉडी के हिसाब से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और आप इसको जो है वो इस लेक्चर में भी मेरी सजेशन आपको यही होगी कि आप इस लेक्चर में भी इसको जो है वो अच्छे तरीके से इसको समझें, और वैसे भी नॉर्मली भी आप डिफरेंट सोर्सेज से और बाकी जो है वो लेक्चर से या गूगल से, चैट जीपीटी से, जहाँ से भी आपको इस चैप्टर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आप वो गेन करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी जो है वो इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। और हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इसको इस लेक्चर में हम जो है वो 2 लेक्चर इसमें बनाएं, ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, और ताकि हम इसको सही से एक्सप्लेन करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी? तो डिफेंस मैकेनिज्म आपको पता है कि जब देखिए जिस तरह ये एक एग्जांपल दी गई है कि एक पर्सन है, ठीक है, और ये क्या हो गया? अच्छा, अच्छा, तो ये जैसे देखिए ये एक ह्यूमन बॉडी है, और ये अपने जो है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर आप देखें ये माइक्रोब्स ही माइक्रोब इसके अराउंड है। तो देखिए हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम यही तो पढ़ रहे हैं कि हम हमारा जो कांटेक्ट होता है वो डिफरेंट किस्म के माइक्रोब्स से होता है, और जो है वो हम डिफरेंट किस्म की माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक्स अपनाकर, एसेप्टिक टेक्निक अपनाकर हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छुटकारा हासिल करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे अराउंड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको फ्री करना, फुल एनवायरनमेंट को फ्री करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे घर में, हमारे कॉलेज सेटिंग में, हॉस्पिटल सेटिंग में, कहीं भी आप एनवायरनमेंट के अंदर जाएं तो आपका वास्ता इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ लाजमी पड़ता है, क्योंकि ये भी मतलब कि ये भी तो एक जो है वो अल्लाह पाक की मखलूक है, और ये इंसानों से कई गुना, हजारों गुना ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं आपके एनवायरनमेंट में। तो इनसे कंप्लीट छुटकारा पाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह पाक ने आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म रखे हुए हैं, ठीक है। जब ह्यूमन बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आती है तो आपके जिस्म के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म रखे गए हैं, ठीक है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं आपकी बॉडी को इन जर्म से, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन पैथोजन से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, इनकी टाइप्स क्या है, तो वही हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? रेजिस्टेंस, ससेप्टिबिलिटी, इसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें इनिएट रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी वगैरह आ जाती है। देन एंटीजन एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे और इसके कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। देन हम जो है वो 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, ये जो आईजीई, आईजीएम, आईजीजी, आईजीई और आईजीडी, जो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हाइपर सेंसिटिविटी का टॉपिक है, वो आपकी इन स्लाइड्स के अंदर मर्ज नहीं किया गया, वो सेपरेट लेक्चर है हाइपर सेंसिटिविटी पे। और इसके अलावा जो है वो आपकी जो इनहेट इम्यूनिटी होती है, ठीक है, जो कि नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसमें आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह, स्किन वगैरह ये आ जाती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ जो डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बॉडी का, उसका इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि फ्रॉम द मंथ स्पेंड इन द वोम ऑफ द टू द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। अब शुरू से लेकर जब तक हम माँ की गोद में होते हैं, वहां से लेकर लाइफ के एंड तक, एवरी इंडिविजुअल इज अंडर कांस्टेंट अटैक फ्रॉम एन enormous रेंज ऑफ पोटेंशियल हार्मफुल इन्वेडर्स। तो एक बच्चे से लेकर जब वो माँ के पेट के अंदर होता है, वहां से लेकर उसके मरने तक, एंड ऑफ लाइफ तक, कॉन्टिन्यूसली इन्वायरमेंट के अंदर उसका जो पोटेंशियली हार्मफुल इन्वेडर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर घुसते हैं, उनके साथ उसका अटैक और उसका कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्शन उसकी होती रहती है। उसमें जिस तरह हमारे पास वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं,
और कैंसर सेल्स हैं जो कि बॉडी के अपने सेल्स होते हैं, पैरासाइट्स हैं, फॉरेन बॉडीज हैं, कुछ भी पैथोजन हैं। तो अब ये जिस तरह इन्होंने जो है वो एग्जाम्पल दी है टिश्यू ट्रांसप्लांट की। अब ये जो टिश्यू ट्रांसप्लांट है ये किस तरह होता है कि जब आपकी टिश्यू ट्रांसप्लांट हुआ, लेट्स सपोज, तो अब जब टिश्यू ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके साथ आपको ये जो थ्रेड्स हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो अब स्किन में ब्रेक होता है, या जो हमारी बॉडी ओपनिंग्स हैं, माउथ है, नोज है, ठीक है, या जो जेनिटल एरिया है या एनल रूट है, वहां से माइक्रोब्स एंट्री करते हैं। आपकी जितने भी ये पैसेजेस हैं, ठीक है, ईयर है, नोज है, आई है, थायराइड है, कुछ भी है, वहां से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर इन्वेट करते हैं। सो इनके साथ आपका पूरी जिंदगी के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक आपका इनके साथ वास्ता पड़ता है, और इनको कंप्लीट एलिमिनेट करना दिस इज नॉट पॉसिबल। द बॉडी हैज देयरफॉर डेवलप अ वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट द इन्वेडर्स। तो ये जो इन्वेडर्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, या डिफरेंट क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके इन्वेजन, जब ये इन्वेड होते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं, तो इनके खिलाफ आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव मेजर्स लगाई गई हैं। उस प्रोटेक्टिव मेजर को हम जो है वो इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो इम्यून सिस्टम हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होती है? सिंपल वर्ड है कि आपकी बॉडी की वो एबिलिटी, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी को डैमेज ना कर सके, यानी कि आप कितना रेजिस्ट कर देते हैं आप उस माइक्रोब से। लेट्स सपोज एक बंदा है, उसको माइक्रोब्स एंट्री होती है, उसके माइक्रोब इन्वेट करते हैं उसकी बॉडी के अंदर, तो उसके माइक्रोब कितनी उस बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस है, कितनी उस बॉडी के अंदर जो है वो इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि वो उसको रेजिस्ट करेंगे डैमेज होने से। तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट इन एगोनिस्ट, सॉरी, अगेंस्ट इन्वेडर्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द गेटिंग डैमेज। यानी कि बॉडी के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो फॉरेन बॉडी के इंटर होने से डैमेज होने को बचा सकती है। तो दिस इज बेसिकली इम्यून सिस्टम। देन ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी इज सिंपल वर्ड, ठीक है। ये ससेप्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि जब आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, या आपकी बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है वो कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी मोर ससेप्टेबल टू वर्ड इन्फेक्शन हो जाती है। सो ससेप्टेबिलिटी इज बेसिकली, ये इसका मतलब क्या है कि द मीनिंग ऑफ ससेप्टेबिलिटी इज क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ससेप्टेबल, यानी कि कितनी कैसी क्वालिटी है आपकी बॉडी की, और आपकी बॉडी कितनी ससेप्टेबल है टू वर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। अब स्पेशली लैक ऑफ एबिलिटी टू रेजिस्ट सम एक्सट्रानियस एजेंट लाइक माइक्रोब्स और लैक ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टेबिलिटी। या तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर से आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, या आपकी बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो रेजिस्टेंस है, वो कम हो गई या उसकी लैक हो गई है, उसकी वजह से आपकी ससेप्टेबिलिटी की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहां से बेसिकली हमारा जो है वो इम्यून सिस्टम शुरू होता है। एक हमारे पास देखें, दो किस्म की हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। एक हमारे पास होती है नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक हमारे पास होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो इम्यून सिस्टम, वो डिफेंस सिस्टम, वो टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम जो कि स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है, वो हर किस्म के बैक्टीरिया के लिए एक्टिवेट होता है। जिस तरह लाइक स्किन है, अब स्किन के अंदर जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और जो स्किन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो उनको किल करते हैं। अब उसमें डिफरेंशिएट नहीं किया जाता कि कोई माइक्रोबैक्टीरियम का बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई प्रोटोजोआ है, कुछ भी है। स्किन के ऊपर जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो स्किन के अंदर जो इम्यून सेल्स होंगे वो उसको किल करेंगे। देन म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपकी बॉडी ओपनिंग्स पे लगी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो डिफरेंशिएट नहीं करेंगी कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, वो जस्ट उसको किल करेंगी। इस तरह फैगोसाइट सेल्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो इनगल्फ कर लेते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी के अंदर वो जो इम्यून सेल्स होते हैं वो उनसे फाइट करते हैं। लेट्स सपोज ये आपके इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, ये आपकी बॉडी के जो एक्सटर्नल, जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है। अब ये आपकी बॉडी के अंदर इन्वेड करेगा। अब ये आपका जो इम्यून सेल है, ठीक है, इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल्स है, वो इसको किल करेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, यानी कि जब आपका इम्यून सिस्टम
आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डैमेज करने के लिए अंदर आया है, उसको जब वो किल करता है, उसको जब फाइट करता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। अब जब वहां पे फाइटिंग चल रही होती है तो उसमें हमारे पास चार कार्डिनल साइंस होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास वहां पे रेडनेस आएगी, ठीक है, और वहां पे जो एरिया होगा वो हीट प्रोडक्शन वहां पे होगी, ठीक है। और इसके अलावा वो वहां पे जो पेन आपको फील होगा, ठीक है। और वहां पे जो चौथे नंबर पे चीज आती है, वहां पे स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो ये चार किस्म की जो कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है, इनको आप जो है वो रिमेंबर रखें। इसके अलावा फीवर है, ठीक है, ये भी नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और इसमें फीवर के अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन का, वो आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है तो आपको पता है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हाई टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। इस वजह से आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो थर्मोस्टेट जो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, ताकि अंदर उनको ऐसा इन्वायरमेंट ही ना मिले कि माइक्रोबैक्टीरियम वहां पे सर्वाइव कर सकें। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं फीवर के, उसमें ये होता है कि आपकी अपनी बॉडी के अंदर भी इंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जब इंजाइम या प्रोटीन्स को जब हाई टेम्परेचर मिलता है तो वो डीनेचर हो जाते हैं। तो आपकी अपनी बॉडी को भी फीवर से नुकसान होता है। इस वजह से जब हम हाई ग्रेड फीवर होता है तो फिर उसको हम मैनेज करते हैं। लेकिन अगर लो ग्रेड फीवर है तो उसको हम मैनेज जो है वो मेडिसिन से नहीं करते शुरू में। लेकिन जब अगर वो हाई ग्रेड फीवर पहुंच जाता है तो फिर हम उसको मैनेज करते हैं, क्योंकि फिर वो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस जो बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस को, वो भी हमारे पास जो है वो नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अंदर आता है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंपली मतलब क्या है कि वो रेजिस्टेंस जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है और वो डिफरेंशिएट नहीं करती कि किस किस्म का वायरस आ रहा है, किस किस्म का बैक्टीरिया आ रहा है, वो हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इक्वल रिस्पॉन्स शो करती है। लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, ये जो दूसरे नंबर पे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनी जाती हैं, ठीक है। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आगे आप पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है या जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जिसमें डायरेक्ट टी सेल किलिंग करते हैं, वो इन्वॉल्व होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में। और वो जो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल से हम ऐसे समझते हैं, लेट्स सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ए, ये बैक्टीरिया है बैक्टीरिया बी, ये बैक्टीरिया है बैक्टीरिया सी, ठीक है। इनको हम जनरली नाम देते हैं समझने के लिए। अब आपके इम्यून सिस्टम ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी हैं। किसके खिलाफ? माइकोबैक्टीरियम ए के खिलाफ, लेट्स सपोज। अब ये जो एंटीबॉडीज होगी ये जाकर सिर्फ अटैक करेगी ए के ऊपर, ठीक है, बैक्टीरिया नंबर ए के ऊपर। अब ये जो एंटीबॉडीज है ये बी पे अटैक नहीं करेगी, सी पे अटैक नहीं करेगी, बाकी बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया एंट्री हुई है उसके खिलाफ अटैक नहीं करेगी। जस्ट ये वन के, ये जो बैक्टीरिया नंबर ए है जिसके खिलाफ ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनी है, उसी पे जाकर अटैक करेगी। सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब सेम लाइक दैट अगर हमारी बॉडी एक और एंटीबॉडी बनाती है जो कि स्पेसिफिकली किस पे जाकर अटैक करती है? बी पे। अब वो बी वाली ए पे अटैक नहीं करेगी, सी पे अटैक नहीं करेगी, स्पेसिफिकली जाकर बी पे अटैक करेगी। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये हाईली जो है वो प्रेफरेबल होती है। और ये जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ बनती है तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से जो है वो जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉस कर जाता है उनको, तो फिर ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एंटीबॉडीज बनती हैं और फिर वो उनको किल करता है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, इनेट रेजिस्टेंस। इनेट रेजिस्टेंस बेसिकली वो रेजिस्टेंस होती है जो कि आपको बाय बर्थ आपको मिली होती है, यानी कि आपको इसको आप ऐसे समझिए कि आपको विरासत में मिली होती है। यानी कि जब आप एक बच्चा होता है वो माँ के पेट से निकलता है तो वो इस इनहेट रेजिस्टेंस के साथ पैदा होता है, ठीक है। अब उस इनहेट रेजिस्टेंस में क्या क्या आ जाता है? आपकी स्किन आ जाती है, ठीक है, आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन आ जाती है जहाँ पे जो है वो WBCs वगैरह प्रेजेंट्स होते हैं। लेकिन उस बच्चे के अंदर जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो प्रेजेंट नहीं होती। उसके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो प्रेजेंट नहीं होता। उसके अंदर जो सी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है या ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो इमेच्योर होती है, वो प्रॉपर इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करती। इस वजह से उसको हम जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है।
तो इनहेट इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि जो हमारे पास बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ वो इम्यूनिटी होती है पैदा होने के साथ, तो उसमें हमारे पास जो है वो उसको हम कहते हैं इनहेट रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि द इनहेरिटेंट, ठीक है, जो डीएनए से मदर के डीएनए से मिलती है बच्चे को, आर बाय बर्थ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट इन्वेडर सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस और एनी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स। सो इनहेट रेजिस्टेंस आपको समझ आ गई। नेक्स्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमने पहले डिस्कस किया। इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज अ बॉडी एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज। ये आपकी बॉडी की इंटरनल इटसेल्फ ये प्रोटेक्शन होती है कि वो डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज के खिलाफ आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब कैसे प्रोटेक्ट करती है इसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये सिंपली जो हमने पीछे अभी हमने पढ़ा कि इम्यून सिस्टम किस तरह प्रोटेक्ट करती है, आपकी एंटीबॉडीज बनाती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जिसको हम आगे वन बाय वन पढ़ते हैं। तो इम्यूनिटी कैसे प्रोटेक्ट होती है, या तो ह्यूमरल से या तो सेल मीडिएटेड से। और जो इनहेट रेजिस्टेंस होती है जो बाय बर्थ पेशेंट के अंदर एक बेबी के अंदर प्रेजेंट होती है। देन एंटीजन एंटीबॉडी का क्या कंसेप्ट है। एंटीजन याद रखें एनी फॉरेन पार्टिकल्स, और आपका अपना बॉडी का पार्टिकल्स भी एंटीजन हो सकता है, लेकिन एंटीजन हमेशा वो प्रोटीन होगा, वो सब्सटेंस होगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो आपके इम्यून सेल को एक्टिवेट करेगा। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन आप याद रखें, ठीक है। जो आपके इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है उसको हम कहते हैं एंटीजन। अब वो कोई भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकते हैं। वो इवन आपकी बॉडी के अपना इटसेल्फ भी कोई एंटीजन हो सकता है, वो जिसको हम कहते हैं इंटरनल एंटीजन। और एक्सटर्नल एंटीजन जो बाहर के एनवायरमेंट से आता है। अब इसके एग्जांपल में हम कैसे लेंगे, ये तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर से ये हमारे पास एग्जांपल्स होगी। इंटरनल एनवायरमेंट में से आपका क्या एग्जांपल हो सकता है। द फर्स्ट एग्जांपल इज स्पर्म, ठीक है। ये जो स्पर्म होता है, अब ये आपकी बॉडी के आउटर सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। जो स्क्रूटम होता है, टेस्टिस होते हैं, वहां पे ये स्पर्म पाया जाता है। अब ये स्पर्म जो होता है, ये इसका ब्लड के अंदर कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ब्लड के अंदर स्पर्म का कोई रोल नहीं होता और ना ही ये ब्लड के अंदर ट्रेवल करता है। अब ये वहीं पे टेस्टिस के अंदर बनता है, स्क्रूटम के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के आउटर सरफेस पे, और यहीं से ये पीनस के थ्रू, एपिडिडाइमस के थ्रू ये बाहर इजेक्ट हो जाता है। अब बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है वहां पे इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन किसी वजह से अगर ये स्पर्म बॉडी के इंटरनल सरफेस के अंदर अटैच हो जाए, ब्लड के थ्रू, ब्लड आर्टरी कोई रप्चर हो गई है, वेसल रप्चर हो गई है, उसके थ्रू ये अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर, तो आपका इम्यून सिस्टम क्योंकि पहले इससे वाबस्ता नहीं था, बॉडी का ये इंटरनल पार्ट नहीं कंसीडर किया जाता था, अब जब ये बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ तो आपका जो इम्यून सेल्स हैं इसको एंटीजन के तौर पे लेंगे, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एंटीजन, ठीक है। सो नेक्स्ट, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स होती हैं जो आपकी बॉडी, आपके इम्यून सेल्स, आपका डिफेंस मैकेनिज्म वो बनाती हैं, ठीक है, ऐसी प्रोटीन्स। और वो एंटीजन जो होती हैं ये इन एंटीजन के खिलाफ होती हैं, एक्टिवेट होती हैं और इनको किल करती हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। An antibody is a protein produced by immune cells, immune system when it detect harmful substances called antigen। जब ये एंटीजन के कंटेक्ट में बॉडी जाती है तो अब वो इंटरनल एंटीजन है या वो एक्सटर्नल एंटीजन है, तो आपकी बॉडी, आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो बी lymphocytes होते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास है। अब इसको यहाँ पे आप जो है अंडरस्टैंड करें। जो नॉन स्पेसिफिक जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये क्या होता है कि इसमें दो लाइन ऑफ डिफेंस आती हैं, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर दो किस्म की डिफेंस लाइंस आती हैं, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन जो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिस तरह हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था, ये वही चीज है। और इसके अंदर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आती है जो कि हमने एंटीबॉडीज और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था पीछे। वही वही ये चीज है, ग्राफ की मदद से आपको समझाया जा रहा है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आ जाता है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिक्रीशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो फेगोसाइट सेल्स आते हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स आती हैं जिस तरह इंटरफ्यूरॉन्स वगैरह होती हैं, और जो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो बॉडी शो करती है, दैट इज कॉल्ड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस।
और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में लिम्फोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह आ जाती हैं। अब इनको हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। लेट्स सपोज एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है जिसका नाम है ए। अब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। लेट्स सपोज ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, लेट्स सपोज ये ह्यूमन बॉडी है। अब जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ तो कैसे इंटर होगा? या तो स्किन के अंदर कोई ब्रेक आया, उसके वाउंड के थ्रू इंटर हुआ, या उसके मुंह के थ्रू उसने इंजेस्ट किया, या उसने नोज के थ्रू इंजेस्ट किया, कहीं से भी उसने ओपनिंग, जो बॉडी ओपनिंग है वहां से इंजेस्ट हुआ, तो उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से सामना करना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आ गया? एक तो स्किन आ गई और एक म्यूकस मेम्ब्रेन आ गई। अब ये जो स्किन होगी ये बॉडी के अंदर उसको नहीं जाने देगी अनटिल वहां पे कोई स्किन के अंदर कोई ब्रेक आ जाता है जिसके थ्रू वो एंटर हो जाता है। सो दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देगा इसको। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, वो भी इसको एंटर नहीं होने देंगे। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं उसको ट्रैप कर लेता है, जो म्यूकस होता है उसको ट्रैप कर लेता है, और जो सिक्रीशंस होती हैं इसमें इम्यून सेल्स होते हैं वो उसको किल कर देते हैं। सो दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए स्किन के थ्रू अंदर चला जाता है या म्यूकोजल लाइनिंग के थ्रू अंदर चला जाता है, अब उसको सामना करना पड़ेगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से, ठीक है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो व्हाइट ब्लड सेल्स के फैगोसाइट सेल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, अब वो सेल्स इसको किल कर देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए को, ये जो बॉडी के अंदर एंटर हुआ था, इसको ये किल कर देंगे। लेकिन अगर ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से भी इंटर हो जाता है बॉडी के अंदर, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है इसको भी बीट कर देता है और वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, तो देन आपकी बॉडी के अंदर जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है वो उसको रोक लेगा। और उसमें क्या क्या आता है? लिम्फोसाइड्स आते हैं, लिम्फोसाइड्स में बी लिम्फोसाइड्स आते हैं और टी लिम्फोसाइड्स आते हैं। बी लिम्फोसाइड्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं और जो टी लिम्फोसाइड्स होते हैं वो डायरेक्ट किलिंग करते हैं। तो अब वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से उनका पाला पड़ेगा। लेकिन अगर वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर देते हैं तो नाउ दिस पर्सन आर ससेप्टेबल फॉर डिजीज। अब वो बंदा डिजीज के अंदर ट्रेवल करने लग जाएगा, क्योंकि जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म थे वो जो है वो इसके आगे फेल हो चुके हैं। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं जैसे मतलब मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा मुल्क है, ठीक है, हमारा ये हमारी सरहद है, ठीक है। अब कोई इंडिया की तरफ से या किसी भी कोई दूसरे मुल्क की तरफ से एक टेररिस्ट आता है और वो आपकी इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो बॉर्डर है इसको क्रॉस कर देता है, ठीक है। जब वो इसको क्रॉस कर दिया तो आगे एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे मौजूद है, जहां पे कोई पुलिस का नाका है, कुछ भी है, जो भी है, वो इस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर देता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे एक और नाका है, ठीक है, जहां पे कोई भी फोर्सेस वगैरह हैं। अब वो तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस को भी जो है वो क्रॉस कर लेता है। अब जब तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस को उसने क्रॉस कर लिया तो वो एक देहात के अंदर या एक सिटी के अंदर वो एंटर हो गया। अब वो वहां पे अपना टेररिस्ट अटैक कर सकता है। सो सेम लाइक दैट बॉडी के अंदर भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको क्रॉस कर लेता है तो फिर वो अपने फंक्शंस को इजीली कर सकता है, बॉडी के अंदर डिजीज यानी कि कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह आती थी, अब उसको आगे जो है वो सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। जिस तरह स्किन है, अब स्किन के अंदर जो नोज के अंदर नेजल हेयर्स हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। आई लैशेज, आईलिड्स जो आई के अराउंड होते हैं उनके अंदर भी, और जो बॉडी पैसेजेस पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं उसके भी, म्यूकोसेलरी क्लियरेंस, जो म्यूकोसिलरी बॉडीज होती हैं, जो सेलरी सेल्स होते हैं, ठीक है। सेलरी सेल्स बेसिकली क्या होते हैं कि इस तरह हेयर लाइक प्रोजेक्शन सेल्स होते हैं और वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं, और जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आता है तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको बाहर की तरफ लेते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे एक लेट्स सपोज ये एक बंदा है, ठीक है, और ये उसका एक रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ठीक है। अब जब उसने कोई फॉरेन बॉडिकल इनहेल करता रहता है, अब ये उसके लंग्स हैं, लेट्स सपोज ये उसके लंग्स हैं। अब ये जहां पे सिलियरी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सिलियरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कोई भी फॉरेन बॉडिकल एंटर होती रहती है सांस के साथ साथ, तो वो उसको टू एंड फ्रो मोशन करके वो उसको बाहर एक्सपेल करते रहते हैं, बाहर एक्सपेल करते रहते हैं।
जब वो बाहर एक्सपेल करते रहते हैं तो आपको स्पूटम की शेप में एक सिक्रीशन आती है और उसको आप बाहर स्प्लिट कर देते हैं। तो इस तरह ये जो म्यूकोसेलुलरी क्लियरेंस होती है, ठीक है, जब आप स्पूटम के थ्रू उसको स्प्लिट करते हैं, तो दिस इज आल्सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिजिकल डिफेंस में आता है। देन यूरिनेशन, ठीक है, यूरिनेशन भी आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि माइक्रोब अगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो वो यूरिनरी ट्रैक के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू वो बाहर चले जाएंगे। इसके अलावा केमिकल की बात करें तो जो स्किन की पीएच होती है, ये भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रख लें कि स्किन की पीएच हमारे पास कितनी होती है, 5.5। गैस्ट्रिक पीएच कितनी होती है, 1 to 3, और अगर एवरेज की बात की जाए तो 2.5 to 3.5 हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड की पीएच होती है। गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, जो स्टोमिक के अंदर HCl पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो वेजाइना होती है, फीमेल का प्राइवेट पार्ट जो होता है, वहां पे जो पीएच होती है वो 4.4 होती है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो स्किन की पीएच है ये एसिडिक है, ये जो गैस्ट्रिक जो एसिड है इसकी पीएच एसिडिक है, विजाइनल जो पीएच है वो एसिडिक है। तो अब यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पैसेजेस से एंट्री करता है, ठीक है, वो स्किन के थ्रू एंट्री करता है, गैस्ट्रिक एसिड के थ्रू करता है, वेजाइना के थ्रू करता है। अब चूंकि यहाँ पे एसिडिक पीएच है, तो ये एसिडिक पीएच बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर देती है। सो इस वजह से जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में केमिकल डिफेंस आता है, वो ये चीजें होती हैं, तो ये माइक्रोब को वहीं पे किल कर देती है, अंदर इंटर नहीं होने देती। इस तरह हमारे पास जो है वो एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स में जिस तरह हमारे पास सीबम होता है, सीबम तो आपको पता है कि ये जो हमारे सिबेशियस ग्लैंड होते हैं स्किन के अंदर, ठीक है, वो एक ऑयली सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड सीबम, ठीक है। और IgA होती है, ठीक है, ये भी हमारे पास एंटीबॉडी है, ठीक है, ये भी हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्ले करती है रोल। इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लाइसोजाइम, लैक्टोपेरोक्सीडेज, ठीक है, ये भी हमारे पास एंजाइम होते हैं जो कि इसका काम करते हैं डिफेंस सिस्टम का। इसके अलावा जो है वो पेप्सिन हमारे पास जो है वो ये एंजाइम होता है स्टोमिक के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो प्रोटीन की बेसिकली डाइजेशन करता है, लेकिन ये चूंकि हाई एसिडिक इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव करता है, तो ये भी माइक्रोब की एंट्री को जो है वो बैरियर के तौर पे इस्तेमाल करता है। देन बायोलॉजिकल के अंदर माइक्रोबायोम ये हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल उस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास सेल्स आते हैं, जिस तरह ये न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, मास्ट सेल हैं, एजिनोफिल है और बेजोफिल है। ये जितने भी सेल्स हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप हैं। कौन कौन से, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड एजिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स भी इसकी व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप में आते हैं, लेकिन वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। तो ये जो सेल्स सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं वो ये सेल्स हैं, ठीक है, इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रख लें। देन कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, जिस तरह इंटरफेरॉन है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड प्रोटीन्स होती हैं, ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्वॉल्व होती हैं। आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं और कंप्लीमेंट सिस्टम होता है। कंप्लीमेंट सिस्टम आप जो है वो उसके अंदर पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह जो हमारे फेगोसाइड्स होते हैं, मोनोसाइड्स होते हैं, ये जितने भी सेल्स होते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम के थ्रू वो उसको किल करते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी का टॉपिक है। इसके अलावा अदर रिस्पॉन्सेज में जिस तरह फीवर होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी जो है वो फॉरेन बॉडीज को एक्सपेल कर रही होती है फाइट करके। इसके अलावा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये है, ठीक है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स भी आ जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी आ जाते हैं और एपीसीज भी होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि बी सेल्स हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स हैं और ये हेल्पर टी सेल हैं। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, अच्छा यहाँ से मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो बी सेल्स होते हैं ना, ये फर्दर डिवाइड होते हैं टू के अंदर। अब जब ये लेट्स सपोज ये बी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये काम करते हैं कि ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते हैं। जितनी भी 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती है ना, आईजीई, आईजीए, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, ये 5 टाइम। अब ये आईजी जो गेम्ड का फार्मूला है, ठीक है, आप इसको याद रखें, GAME एंड डी,
ठीक है, ये गेम का फार्मूला है। ये एंटीबॉडीज 5 एंटीबॉडीज आप इससे याद रख सकते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ठीक है, ये 5 किस्म की हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये इस फार्मूले से आप इसको इजीली न्यूमेरिकली याद कर सकते हैं। सो ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज को बनाते हैं बी लिम्फोसाइट्स। जब ये बी लिम्फोसाइट्स बना देते हैं एंटीबॉडीज, तो फिर जो बच जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स उसको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, जब वो माइक्रो जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप आगे देख भी रहे हैं कि ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये इन एंटीबॉडीज को सक्रीट कर रहे हैं, और ये बेसिकली ओरिजिनेट कहां से हुए, बी लिम्फोसाइट्स के अंदर से। इसी तरह ये जो हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये दूसरा एक सेल क्रिएट करता है, दैट इज मेमोरी बी सेल्स। अब ये जो प्लाज्मा बी सेल होंगे ये किसको बनाएंगे, एंटीबॉडीज को। और ये जो मेमोरी बी सेल्स होंगे ये इन एंटीबॉडीज को, एंटीजन के जो कोड होते हैं, जो मतलब कि एक बैक्टीरिया आया और उसका एक डीएनए कोड होता है ना, ठीक है, ये उस कोड को मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, तभी इनको मेमोरी सेल्स कहा जाता है। जब नेक्स्ट टाइम उसी बैक्टीरिया का एक्सपोजर होता है तो इनके अंदर पहले से वो कोड इनके माइंड में होता है, इनको इनकी मेमोरी में होता है, तो वो डायरेक्ट जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो इस मेमोरी कोड के थ्रू डायरेक्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, वैसे जो एंटीबॉडीज बनती है ना उसमें 14 डेज लगते हैं। ठीक है, 14 डेज लगते हैं जब एक न्यू इंटैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आप जो है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं आपके बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन जब आपकी पहले से आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटैक्ट में थे, तो फिर जो आपके मेमोरी सेल्स होते हैं वो उनका कोड उनको याद होता है, तो वो डायरेक्ट जो है वो मेमोरी सेल किसको जो है वो मैसेज देते हैं प्लाज्मा सेल्स को कि ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोड है, आप यहां से एंटीबॉडीज बना लें। तो फिर वो 14 दिन नहीं लगते, वो 1 से 2 दिन के अंदर भी एंटीबॉडीज बना लेते हैं और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी लिम्फोसाइट आते हैं, सॉरी टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास टी सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं। और ये कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाते, ये डायरेक्टली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जिस तरह ये इसके स्पाइक्स हैं बाहर, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसको अटैच कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा और उसको वहीं पे किल कर देगा। तो ये टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में हमारे पास जो है वो मैक्रोफेजेस होते हैं और डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। जो हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं इनका क्या काम होता है, ये इसी तरह फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये जिस तरह आप इनके स्पाइक्स देख रहे हैं ना, ये लेट्स सपोज यहाँ पे ये कोई फॉरेन बॉडी है, ये स्पाइक जाकर यहाँ पे अटैच करेंगे, उसको इनगल्फ कर लेंगे। इनगल्फ करने के बाद इनके अंदर लाइसोसाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो इनको यहीं पे किल कर देते हैं, और इसके साथ ये मैक्रोफेज भी डेड हो जाता है और जो इसका अंदर जो फॉरेन बॉडी है वो भी किल हो जाती है। जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं इनको, ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इनको कहलाया जाता है। ये आप इनकी जो डेंड्राइट्स देख रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली जो एंटीजन होते हैं ना, ये उसको प्रेजेंट कर दे, जैसे आप नाम से जाहिर हो रहा है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जब बॉडी के अंदर एंटीजन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है, वो एक्सटर्नल एंटीजन हो, इंटरनल एंटीजन हो, तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ये उसको प्रेजेंट करते हैं कि भाई, जो इम्यून सेल्स को बताते हैं कि भाई ये कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, ये जो है वो उनको अपने ऊपर कोटिंग करके प्रेजेंट करने लग जाते हैं। सो तभी इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है और इनमें मैक्रोफेजेस प्लस डेंड्राइटिक सेल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, देयर आर द जर्नल डिफेंस। ठीक है, ये दीज आर जर्नल डिफेंस, ये जर्नल डिफेंस होता है। अब तो यकीनन आपको इसका आइडिया हो गया है। दे प्रिवेंट एंट्री एंड मिनिमाइज फर्दर पैसेज ऑफ माइक्रोब्स एंड अदर फॉरेन मटेरियल इनटू द बॉडी। तो ये जो है वो एंट्री को प्रिवेंट करते हैं माइक्रोब्स की, और जो पैसेज होते हैं फर्दर, जो हमारा पैसेज होते हैं, पैसेज का मतलब होता है जो रास्ते होते हैं, जिस तरह हमारा पास रिस्पायरेटरी पैसेज है, जीआई पैसेज है, ठीक है, तो वहां से माइक्रोब एंट्री करते हैं, तो वो उनको भी वहां पे भी जो है वो ऐसे जो फॉरेन मटेरियल होते हैं उनसे प्रिवेंट करते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल इसको अब फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, नॉन स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होती है उसको आपने क्लियरली पढ़ लिया है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि डिफेंस एट बॉडी सर्फेसेज, जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह होती हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास फैगोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं, नेचुरल
एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस प्रोटीन जो हमारे पास होती हैं वो आती हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो बॉडी शो करती है, ठीक है, वो आ जाता है सेकंड लाइन डिफेंस में। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस आ जाती है, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं सेल, ठीक है, ये फेगोसाइट है। अब जिस तरह आप यहाँ पे देखें, किधर गया पेन, ये इसके ये स्पाइक्स हैं, ठीक है, यहाँ से पैथोजन है, ये यहाँ पे इसको इसने लॉक कर लिया है। अब ये उसको क्या करेगा, ये दूसरे स्टेज पे देखें, ये बाहर से बंद हो गया। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इसके पास आ गया। अब तीसरे स्टेप में ये क्या करेगा कि ये इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ करने के बाद यहाँ पे वैक्यूल्स बना लेगा, ठीक है, यानी कि ये वेजिकल्स जो होते हैं, यानी कि ये ऊपर इसकी कोटिंग कर लेगा। अब क्या होगा, फिर जो हमारे पास ये जो लाइसोसोम्स एंजाइम होता है, ठीक है, लाइसोसोम एंजाइम होता है हमारे पास, ये एक पैक के अंदर कंटेन होते हैं, ठीक है, एक वेजिकल्स के अंदर पड़े होते हैं। और फिर ये वेजिकल्स ओपन होता है और यहाँ से ये जो लाइसोसोम्स एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये दोनों वैक्यूल और ये जो वेजिकल ऑफ लाइसोसोम्स हैं, ये आपस में अटैच हुए और ये जो लाइसोसोम्स हैं ये यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए और ये जो फॉरेन बॉडी थी इसको यहीं पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसको बिल्कुल किल करके यहाँ से एक्सक्रीट कर दिया। अब बाहर जो गार्बेज कलेक्टर जो लाइसोजाइम्स होते हैं वो इनको क्लीन कर देते हैं। तो दिस इज फेगोसाइटोसिस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस का आई होप सो आपको ये प्रोसेस समझ आया है। यानी फर्स्ट स्टेप में ये क्या करता है, किसको इनगल्फ करता है, आहिस्ता आहिस्ता इनगल्फ करता है। जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेज है वो यहाँ पे एक तो वैक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, ये वैक्यूल इसने बना दिया। और जो लाइसोसोम्स कंटेनिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो वेजिकल्स के अंदर, ये जिस तरह एक वेजिकल आप देख रहे हैं, इस वेजिकल के अंदर ये लाइसोसोम्स पड़े हुए हैं और जब ये दोनों फिर अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद ये इसको किल कर देते हैं और फिर इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में हमारे पास HCl आ जाता है। वही बातों को वापस वापस रिपीट कर रहा है, ठीक है, जो स्टोमिक के अंदर HCl पड़ा होता था, जिसकी जो वहाँ पे वैल्यू बताई गई थी 1 to 3 पीएच जो है वो होती है एसिडिक, हाईली एसिडिक पीएच होती है। यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोब्स जो हम इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, इंजेस्टेड माइक्रोब्स होते हैं, यहाँ पे किल कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बहुत ही एसिडिक इन नेचर होता है और ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जो है वो मुश्किल क्रिएट करता है। इसके अलावा लाइसोजाइम्स होते हैं, जैसे अभी आपने ये पीछे, ठीक है, ये पढ़ा, ठीक है, ये जो लाइसोसोम्स हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, ये स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्क्रीशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली गार्बेज कलेक्टर्स भी इनको कहा जाता है, एक सेल की ऑर्गेनेली होती हैं ये, और इनको गार्बेज कलेक्टर कहा जाता है और ये माइक्रोब्स को इनगल्फ कर लेते हैं और खुद भी किल हो जाते हैं और माइक्रोब्स को भी किल कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद स्लाइवा होता है, स्लाइवा के अंदर भी ये जो है वो इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं और लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रोब्स को वहीं से किल कर देते हैं। और इसके अलावा अगर हम माउथ को वॉश करते हैं तो वहां से माइक्रोब बाहर निकल जाते हैं। इंटरफ्यूरॉन्स ये प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, इनको मैक्रोफेज बनाते हैं और ये फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट जो वायरस वगैरह होते हैं उनके अंदर इन्वेट करके वहां से उनको किल कर देते हैं। यानी कि ये टी लिम्फोसाइट्स की फर्दर आगे जो है वो डिवीजन होती है, जिसमें वो इन इंटरफ्यूरॉन्स को जो है वो बनाते हैं, ठीक है, और ये इंटरफ्यूरॉन जो होते हैं आगे माइक्रोब को किल करते हैं। फिर एंटी माइक्रोबियल एंटागोनिज्म, ठीक है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ होता है ऐसे माइक्रोब्स होते हैं ना, जिस तरह हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, ये जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये उनको जो है वो सर्वाइव नहीं करने देते, या तो उसको खुद किल कर देते या उसकी जो ग्रोथ होती है उसको नहीं होने देते, उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं देते, उसको ऐसे सरफेस अटैचमेंट नहीं देते जिसकी वजह से वो उनकी जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है। तो इस वजह से इसको माइक्रोबियल एंटागोनिज्म कहा गया है, यानी कि जो एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को स्टॉप करवा देता है। इस तरह हमारे पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज ये बेसिकली दीज आर द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज एंड अकोम्पनीड बाय अ कैरेक्टरिस्टिक सीरीज ऑफ लोकल चेंजेस। जैसे कि ये कार्डिनल साइंसेस मैंने आपको पहले बताए थे कि रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन, दीज आर 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन बेसिकली होती क्या है, जब आपके इम्यून सेल्स
आपके फॉरेन पार्टिकल्स के साथ, जो वायरस बैक्टीरिया कुछ भी आया है, जब उन दोनों की आपस में फाइट चल रही होती है तो उस दौरान जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो उसके जो कार्डिनल साइंस हैं, ये कार्डिनल साइंस है उसके। और एक यहाँ पे एक सफिक्स आपको बताया गया है ITS, ठीक है। अब जिस भी वर्ड के साथ ITS लग जाए, आप सिंपली उसको समझें दैट इज के इस ऑर्गन के अंदर, इस वर्ड के अंदर इन्फ्लामेशन चल रही है। जैसे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स क्या होती है, हमारे पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास सीकम के साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। अब वो अपेंडिक्स, अगर उसके साथ आप ITS लगा दें, इसका क्या मतलब होगा, अपेंडिसाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। इस तरह लैरिंग्स, हमारे पास जो वॉइस बॉक्स होता है, हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक का ऑर्गन है, ठीक है, लैरिंग्स। लेकिन अगर इसके साथ आप ITS लगा दें तो इसका क्या मतलब होगा, लेरेंजाइटिस। लेरेंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स। तो जब भी ITS किसी वर्ड के साथ आ जाता है तो वो वहां की इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। इसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने इम्यून सिस्टम के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाते हैं, ठीक है। और द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्वेडिंग एजेंट सच एज बैक्टीरिया, टॉक्सिन। अब जैसे कि देखिए, बात यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पेसिफिक एंटीजेंस के खिलाफ। अब जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो ए बैक्टीरिया है, जो बी बैक्टीरिया है, अब जो इम्यून सिस्टम ने जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई है, बी लिम्फोसाइट ने, वो उसी को स्पेसिफिकली जाकर टारगेट करेगा, किसी दूसरे माइक्रोब को वो नहीं छेड़ेगा। वो दूसरा माइक्रोब ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर घूम रहा होगा जब तक कि आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज नहीं बना लेता। लेकिन जो फर्स्ट टू सिस्टम होते हैं वो दोनों वो हर माइक्रोब्स के लिए इक्वली रिस्पॉन्सेज शो करते हैं। इसके अलावा जो इम्यूनिटी है, ठीक है, आपकी जो बेसिक इम्यूनिटी है वो इसी पे जो है वो कंसिस्ट करती है। इम्यूनिटी इज द बायोलॉजिकल टर्म दैट डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ हैविंग सफिशिएंट बायोलॉजिकल डिफेंसेस टू अवॉइड इन्फेक्शन। इम्यूनिटी एक जर्नल टर्म है जिसके अंदर हम इन्फेक्शन, डिजीज या बायोलॉजिकल इन्वेजन जो होती है, माइक्रोब्स की इन्वेजन जो होती है, उसको, उसके खिलाफ जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रोब फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनकी एंट्री को रेजिस्ट करना, उसके अंदर कितनी बॉडी के अंदर एबिलिटी है कि उसको रेजिस्ट करिए, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। सो यहाँ पे आप सिंपल, अच्छा दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इम्यूनिटी देखें, इम्यूनिटी हमारे पास दो किस्म की इम्यूनिटी होती है। एक होती है एडॉप्टिव इम्यूनिटी और एक होती है हमारे पास इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमने पहले से पढ़ ली है, जो कि बाय बर्थ बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। एडॉप्टिव इम्यूनिटी यानी कि एडॉप्ट कर रहा है, यानी कि वो टाइम टू टाइम वो बच्चा, वो जो चाइल्ड है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है टाइम के साथ साथ वो इम्यूनिटी एडॉप्ट करता है। और वो जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इम्यूनिटी होती है, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। देखिए बच्चे के अंदर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स कौन बनाता है, आपकी बॉडी का जो बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है ना, वो बनाता है इनको, बी लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को। लेकिन बॉडी के अंदर जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चे के अंदर, वो इमेच्योर होते हैं। इस वजह से वो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है बच्चा वो शो नहीं कर सकता। इस वजह से जो जैसे टाइम टू टाइम वो प्रोडक्शन भी उनकी इंक्रीज होती है और साथ में वो मेच्योर भी होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इम्यूनिटी अडॉप्ट कर लेता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, और उसको हम कहते हैं अडॉप्टिव इम्यूनिटी। और ये जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी दो किस्म की होती है, आर्टिफिशियल भी होती है और नेचुरल भी होती है। आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि जो बॉडी नहीं बनाती बल्कि हम बाहर से देते हैं, ठीक है। हमारे पास आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है, यानी कि जो बॉडी के बाहर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपकी बॉडी के अंदर इन्वेड हुआ, इंटर हुआ, और आपके इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बना ली हैं। अब वो एंटीबॉडीज नेचुरल इम्यूनिटी कहलाएंगी, ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल के दरमियान आपको फर्क समझ आया। अब ये जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है ये दो किस्म की होती है, एक पैसिव होती है और एक एक्टिव होती है। जो पैसिव होती है इसका मतलब ये होता है कि हमने एंटीबॉडीज डायरेक्ट बॉडी के अंदर इंजेक्ट की हैं। यानी कि आप इसको ऐसे समझें कि लेट्स सपोज एक बच्चा है, ठीक है। अब उसके अंदर चूंकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी नहीं है तो हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी उसको दे रहे हैं। यहां से जो
हम लेट्स सपोज हमने इन्फ्लुएंजा वायरस की एंटीबॉडीज, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके खिलाफ जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, वो हमने बाहर से ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी हैं, बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दी हैं। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। यानी कि हमने बाहर से डायरेक्ट एंटीबॉडीज इंसर्ट की। एक होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हम बाहर से वैक्सीन लगाते हैं। अब वैक्सीन बॉडी को लगाई, अब वैक्सीन के अंदर क्या होता है, वही जो माइक्रोब होते हैं, जो वायरस होता है, वो वायरस की या तो डेड फॉर्म होती है, यानी या तो किल्ड वायरस होता है, या उसकी कुछ प्रोटीन्स ली जाती हैं, या उसको इतना वीक कर दिया जाता है कि वो डिजीज नहीं काज कर सकता। सो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी वायरस होता है, कोई भी बैक्टीरिया होता है, वैक्सीन के अंदर हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और जब वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, तो जो आपके बी lymphocytes होते हैं, टी lymphocytes होते हैं, जहां पे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब आपके जहन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि अगर हम, ये जो बच्चा है लेट्स सपोज, और बच्चे को हम वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उसको, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बना रहा है, लेकिन जो है वो, अगर हम पहले बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो बी सेल और टी सेल्स होते हैं वो तो इमेच्योर होते हैं। तो अगर बाहर से डायरेक्ट इन जो वायरस वगैरह आ जाता है तो उसके कांटेक्ट में आता, तो तब वो इम्यून सिस्टम जो है वो क्यों एक्टिवेट नहीं होता। तो बच्चे के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है, लेकिन प्रेजेंट तो होता है ना। अब जब आप वैक्सीन में किल्ड जो बैक्टीरिया है वो इंसर्ट कर रहे हैं, अब वो किल्ड बैक्टीरिया यहाँ पे जो डिजीज है वो काज नहीं कर सकता, या वीक बैक्टीरिया आप इंसर्ट करें तो वो डिजीज नहीं काज कर सकता। तो अब ये जो इम्यून सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, वो इम्यूनिटी या जो एंटीबॉडीज है वो बनाने में टाइम जरूर लेंगे, लेकिन वो बना लेंगे। तब तक ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इसके अंदर डिजीज काज नहीं कर सकता। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एंड एडल्ट इम्यूनिटी। देन नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं पैसिव और एक होते हैं एक्टिव। अब आपको पता है कुछ एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जो कि मदर टू बेबी के अंदर ट्रांसफर होती हैं थ्रू प्लेसेंटल कॉर्ड, यानी कि जो प्लेसेंटा होती है, जो प्लेसेंटल आर्टरीज होती हैं बॉडी मदर की अंदर से, वो एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब अगर वो इम्यूनिटी बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रही है मदर से बच्चे के अंदर, उसको हम कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और अगर वो बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको कोई इंफेक्शन होता है और उसका जो इम्यून सिस्टम होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आई होप सो ये आपको क्लियरली समझ आया होगा। इस पे अगर आपको ये समझ नहीं आया तो दोबारा आप इस लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा से समझ लें। दिस इज बेसिकली द टोटल समरी ऑफ द चैप्टर, ठीक है। ये आपके पूरे जो ये चैप्टर है इसकी पूरी समरी है, ये इस चार्ट के अंदर आपको समझाई गई है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी में वही इनेट इम्यूनिटी जो अभी हमने पढ़ ली है उसी को ये दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा है रिटन फॉर्म में। फिजिकल बैरियर कौन से होते हैं, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेलुलर सिस्टम जिसमें फैगोसाइट्स और मैक्रोफेजेस वगैरह आते हैं, और सर्कुलेटिंग प्रोटीन एंजाइम जिसमें हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं और लाइसोजाइम्स आ जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जिसके अंदर इंटरफेरॉन, एचसीएल और बाइल या वेजाइनल डिस्चार्ज या जो स्लाइवा या टीयर्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी के अंदर किरदार अदा करते हैं। देन माइक्रोबियल एंटागोनिज्म, जिस तरह हमने पढ़ा था, जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो दूसरे जो बाहर से एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको वो इंसर्ट नहीं होने देते या डिजीज काज नहीं करने देती या उनको सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं रखते। इसके बाद इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज जैसे फीवर, इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज है और इसमें हमारे पास पेन, स्वेलिंग, हीट और रेडनेस शो होती है। देन ये टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हैं। ये टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आप देखें, हमारे पास एक नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आपको पिछला चैप्टर, पिछली जो स्लाइड है उसमें हमने इसको क्लियरली पढ़ लिया है। जो एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो मदर होती है, मदर से बच्चे, सॉरी, जो पैथोजन होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है और बॉडी जो आपका 20 लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और जो पैसिव इम्यूनिटी जिसके अंदर जो मदर होती है उसके प्लेसेंटा के थ्रू या उसके वाया ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, जो उसका
बेबी फीडिंग करता है, मिल्क फीडिंग करता है, तो उसके अंदर से भी, मिल्क के अंदर से भी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बेबी के अंदर ट्रांसफर कर जाती हैं, और उसको हम कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल के अंदर बात करें तो एक्टिव और पैसिव होती हैं, और इसके अंदर आपको पता है कि अंदर हम वैक्सीन दे रहे थे, और वैक्सीन के अंदर हम डेड या जो हमारे पास एटेन्यूएटेड पैथोजन होता है, एटेन्यूएटेड पैथोजन का मतलब होता है कि वो इतना वीक पैथोजन होता है, वो डिजीज नहीं काज कर पाता। तो ऐसे माइक्रोब्स को हम एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, और वो आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और जो हम डायरेक्ट बाहर से इम्यूनोग्लोबुलेंस दे देते हैं, ठीक है, सीरम गामा ग्लोबुलेंस दे देते हैं। जिस तरह हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जिस तरह आप जो है वो कोई बंदा है और वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे गिर जाता है, ठीक है, आरटीई हो जाता है उसको, वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसको टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब वो टीटी के इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, यही टीटी वायरस के खिलाफ, टीटी के खिलाफ, सॉरी, जो टेटनस टॉक्साइड एंटीजन होता है, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उस इंजेक्शन के अंदर पड़ी होती हैं। तो वो एंटीबॉडीज हम डायरेक्ट जो है वो उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर लेट्स सपोज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो आरटीए हुआ है उस वाउंड लगी हैं, तो वो हो सकता है रोड से जो टेटनस का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ हो। तो अब जाहिर सी बात है, अगर फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ है तो जो ह्यूमन बॉडी है उसको तो 14 डेज लगते हैं एक एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो 14 डेज में तो जो टेटनस टॉक्साइड है वो तो बॉडी के अंदर टेटनस कॉज कर देगा। तो इस वजह से जैसे ही आरटीए होता है तो हम डायरेक्ट जाकर एंटी टेटनस टॉक्साइड एंटी ग्लोबुलेंस लगाते हैं, सीरम ग्लोबुलेंस लगाते हैं, और उसमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज होती हैं, और उसमें बॉडी खुद नहीं बनाती, वो डायरेक्ट जो बाहर से हम एंटीबॉडीज देते हैं वो अगर लेट्स सपोज बॉडी के अंदर एंटर हुआ था टेटनस टॉक्साइड तो उसको वहीं पे किल कर देंगे। सो ह्यूमरल एंटीबॉडीज, ठीक है, ह्यूमरल एंटीबॉडीज, अब आपको पता है ह्यूमरल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और वो बी लिम्फोसाइट्स आपकी एंटीबॉडीज आगे बनाते हैं, तो उसको हम ह्यूमरल एंटीबॉडीज इम्यूनिटी कहते हैं। सो ह्यूमरल इम्यून आर रिस्पॉन्स इम्यूनिटी दैट इज मीडिएटेड थ्रू एंटीबॉडीज। इट इज द कोर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब, इट रिस्पॉन्ड टू पैथोजन क्विकली, ठीक है। और वही बात कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स आते हैं उनके खिलाफ ये डिफेंस मैकेनिज्म है, और इसके अंदर एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, ठीक है, मीडिएटेड थ्रू एंटीबॉडीज। ये देखें, मीडिएटेड थ्रू एंटीबॉडीज, it trigger the B cells to produce antibodies then that bind to the foreign antigen and neutralize them and then phagocytosis। अच्छा, ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है बेसिकली इन्होंने ये प्रोसेस डिफाइन किया है। लेट्स सपोज ये एंटीबॉडीज है, वाई शेप के अंदर एंटीबॉडी होती है, ठीक है, इस तरह हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। इसको जो हमारे पास एंटीजन है, लेट्स सपोज ये एंटीजन है, ठीक है। अब ये जो एंटीजन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, बॉडी के अंदर आपका जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उन्होंने एंटीबॉडी बना ली। अब ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को, स्पाइक्स होते हैं ना, ये इस तरह स्पाइक होते हैं, वो उन स्पाइक्स पे अटैच होके उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। अब किस तरह हो जाएगी, लेट्स सपोज ये एंटीबॉडी है और ये जो एंटीजन है ये इसको साथ में अटैच कर लेगा। अब ये जो एंटीजन है, ये जो अंदर एंटीजन आप देख रहे हैं एंटीबॉडीज के अंदर, अब ये इसके अंदर अटैच हो गया है, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया इसने। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी था, अब वो बॉडी के हेल्दी सेल्स के अंदर इन्वेड नहीं हो सकता, वहां पे अपनी जो इसकी रिप्रोडक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, कॉलोनीज है, वो नहीं बना सकता। अब फिर क्या होगा कि इसको उसने जो एंटीबॉडी है इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब वहां पे फैगोसाइट्स आएंगे, फैगोसाइट्स इनको इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये बी सेल इम्यूनिटी होती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसके अंदर हमारे पास जो टी सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और वो हमने पहले पढ़ा था कि जो टी सेल्स होते हैं वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं, और वो इंटरफेरॉन जो होता है वो डायरेक्ट जाकर बैक्टीरिया या वायरस के अंदर इन्वेड करता है, यानी उसके अंदर घुसता है और उसको वहां पे किल कर देता है। तो टी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज अ immune response that identify and destroy affected cell to prevent the spread of virus and bacteria। सिंपल डेफिनेशन है, आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। द इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर डेवलपमेंट ऑफ टी सेल, ठीक है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो टी सेल्स जो ट्रिगर होते हैं वहां पे वो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है उसमें टी सेल ट्रिगर होते हैं, और फिर वो अब अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, थाइमस। अब ये जो बी सेल्स होते हैं
और टी सेल्स होते हैं। ये बेसिकली इनकी प्रोडक्शन कहाँ होती है? बी सेल और टी सेल दोनों की प्रोडक्शन होती है बोन मैरो के अंदर। ये जो आपकी बोन्स होती है ना, हड्डियां जो होती हैं, उसके अंदर जो होता है येलो बोन मैरो। दो किस्म के बोन मैरो होते हैं, एक रेड बोन मैरो होता है और एक येलो बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो, ठीक है, जिसके अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है एरिथ्रोपोइटन के थ्रू। जो प्रोटीन होता है एरिथ्रोपोइटन, वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे जो येलो बोन मैरो होता है, बोन के अंदर जो येलो बोन मैरो होता है, यहाँ पे बी lymphocytes और टी lymphocytes बनते हैं, ठीक है। बी lymphocytes और टी lymphocytes यहाँ पे बनते हैं। अब जो बी lymphocytes होते हैं, ये इसी बोन मैरो के अंदर ही मेच्योर होते हैं, इसी वजह से हम इनको बी lymphocytes कहते हैं। लेकिन ये जो टी lymphocytes होते हैं, ये यहाँ पे बने तो ये ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं, और आपके नेक के अंदर एक ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और ये जो टी lymphocytes होते हैं उस थाइमस के अंदर चले जाते हैं। तो अब वो जो थाइमस है वहां पे ये मेच्योर होते हैं, ठीक है, ये टी lymphocytes। बी lymphocytes कहां पे बने थे? बोन मैरो के अंदर बने थे और वहीं पे मेच्योर हो गए। टी lymphocytes यहीं पे बने हैं, लेकिन मेच्योर कहां पे हो रहे हैं? थाइमस के अंदर, जो थाइमस ग्लैंड है नेक के अंदर, उसके अंदर ये जाकर जो है वो मेच्योर होते हैं। इस वजह से हम इनको टी सेल्स कहते हैं, यानी थाइमस से हम इनको टी सेल कहते हैं, क्योंकि ये मेच्योर वहां पे होते हैं। तो ये बात यहाँ पे जो है उन्होंने की हुई है। इसके अलावा ये लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू ये आपने पढ़े होंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है। उस पे वीडियो लेक्चर भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, आई होप सो आपने वो देखा होगा। लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर जो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं वहां पे ये सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट कर रहे होते हैं। वो कौन से? बी सेल एंड टी सेल्स, और स्पेसिफिकली जो टी सेल्स होते हैं वो इन जगहों पे होते हैं। द प्रोसेस help to identify foreign antigen and get rid of them immediately. The immune response is quite stronger than humoral immunity. तो ये जो जैसे ही वो फॉरेन एंटीजन आइडेंटिफाई होता है, ये वहां पे इमीडिएटली पहुंच जाते हैं, और ये जो इम्यून रिस्पांस होता है, टी सेल का जो इम्यून रिस्पांस होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है देन ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि जो बी सेल्स होते हैं, क्योंकि वो तो 14 डेज में सिर्फ और सिर्फ इम्यून एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो फिर जाकर उसको किल करते हैं अगर फर्स्ट एक्सपोजर है। लेकिन अगर जो टी सेल्स की बात की जाए तो ये डायरेक्ट जो है वो केमिकल रिलीज करके उसको किल कर देते हैं। ये आप टी सेल्स देख रहे हैं, ठीक है। अब ये टी सेल्स की आगे फर्दर टाइप्स हैं, CD4 सेल हैं, CD6 सेल्स हैं, CD8 सेल्स हैं, ठीक है। ये सारे सेल्स हैं जो कि फर्दर आप क्या कर रहे हैं, ये जो टी सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स हैं, ये CD4 सेल हैं, ये बी सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं, और बी सेल्स आगे से एंटीबॉडीज बना रहे हैं। ये जो दूसरे टी हेल्पर सेल्स है, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर रहे हैं, मैक्रोफेज उसको फिर इनगल्फ कर लेंगे। और जो किलर टी सेल्स हैं, ये जो CD4 सेल्स है, ये तीसरा काम क्या करते हैं? ये जो किलर टी सेल्स होते हैं, जो डायरेक्ट केमिकल इंटरफेरॉन रिलीज करके बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये बेसिकली जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, इनका बताया गया है कि ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, ये डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू डिफरेंट बॉडी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और वो फिर अपना काम एक्टिव करते हैं। इसके बाद बेसिक जो ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, उसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हैं या कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब ऑनसेट की बात करें तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, इसका ऑनसेट रैपिड होता है, लेकिन जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, इसका जो ऑनसेट होता है वो डिले होता है थोड़ा सा। और एक्टिवेशन की बात करें तो ये बीटा जो बी सेल्स होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं, उनकी एक्टिवेशन होती है, और फिर वो एंटीबॉडीज को स्क्रीट करते हैं। लेकिन ये जो टी सेल्स होते हैं, ये डायरेक्टली जो है वो सिक्रीशन करते हैं साइटोकिन्स की, इंटरफेरॉन्स की, और वो उनको किल कर देते हैं। मेन सेल्स की बात करें तो बी सेल्स होते हैं, ये वहीं पे बोन मैरो पे बनते हैं और वहीं पे मेच्योर होते हैं। और यहाँ पे जो टी सेल्स होते हैं, ये बोन मैरो के अंदर जनरेट होते हैं, लेकिन मेच्योर ये थाइमस ग्लैंड के अंदर होते हैं। पैथोजन की बात की जाए तो ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजन, और ये भी प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजन। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर इम्यूनिटी की बात की जाए, क्योंकि जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर से ही आते हैं ना, तो आपकी जो एंटीबॉडीज होते हैं वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के खिलाफ नहीं होती, आपकी इम्यून सेल के कुछ इंट्रासेलुलर पैथोजन भी बन जाते हैं, कुछ इंट्रासेलुलर एंटीजन आ जाती हैं जिसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जिस तरह मैं आपको अगर एग्जांपल लूं तो जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक डिजीज है जिसके अंदर आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीजन बना लेता है। तो अब वो जो एंटीजन है वो आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन को जो है वो किल करती हैं, और आपके जॉइंट्स के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखने को मिलता है।
सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट स्पेसिफिकली ट्रू कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के खिलाफ काम करता है, लेकिन मेजॉरिटी तौर पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर के तौर पे काम करता है, पैथोजन के तौर पे, लेकिन ये इंट्रासेलुलर भी होता है, जिस तरह मैंने आपको ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एग्जांपल दी है। इसके अलावा जो है वो ये इंट्रासेलुलर पैथोजन के जो है वो अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं इसको, मेजॉरिटी पार्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर में भी करता है लेकिन इंट्रासेलुलर मेजॉरिटी। इसके अलावा ये एंटीजन बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये एंटीबॉडीज इसके अंदर नहीं बनती। इसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज होती है, वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे जो टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, जो हमारे पास होते हैं, ओनली टी हेल्पर सेल यहाँ पे एक एग्जांपल बताई गई है। और जो सेल मीडिएटर में जो हमारे पास CD4 सेल्स होते हैं, CD8 सेल्स होते हैं, ये CD4 CD8 सेल ये टी सेल की, हेल्पर टी सेल की आगे टाइप्स होती हैं, ठीक है। और ये सिर्फ CD4 CD8 सेल्स नहीं होते, ये अप टू C54 तक ये एक्सीड करते हैं, और उससे भी अबाउट ये जाते हैं। इसके अलावा ये कैंसर सेल्स होते हैं। अब कैंसर सेल्स ये बेसिकली कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ये बॉडी का क्यों एलिमिनेट नहीं किया जा सकता इसको, क्योंकि ये बॉडी के अपने सेल्स होते हैं। अच्छा, बेसिकली कैंसर होता क्या है? कैंसर ये होता है ना कि लेट्स सपोज ये आपके बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, ये आपके बॉडी सेल्स हैं, 1 2 3 4 जितने भी बॉडी सेल्स हैं। अब नॉर्मली इनकी जब इसमें कट लगता है, ठीक है, ये डेड होती है इनकी, तो न्यू सेल्स बनता है, फिर दूसरा मरता है तो उसका न्यू सेल्स बनता है, इस तरह ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना। लेकिन अगर इनकी जो प्रोडक्शन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, और वो 2 के बजाय 4 बन जाए, 4 के बजाय 8 बन जाए, 8 के बजाय 16 बन जाए, इस तरह वो ऐसे ग्रोथ करते जाएं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लग जाएं, तो वो एक ट्यूमर बना देंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर बाहर से नहीं होता, ये आपकी बॉडी के अपने सेल्स होते हैं, वही उन्हीं का ये रिस्पॉन्स होता है, और अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स होता है। और फिर ये अगर जो ट्यूमर होता है ये यहाँ से निकल के बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के अंदर मेटास्टेस कर जाए, उसको हम कहते हैं कैंसर, ठीक है। तो कैंसर को ये एलिमिनेट नहीं करता क्योंकि ये बॉडी के अपने सेल्स होते हैं, लेकिन जो टी सेल्स होते हैं ये अनकंट्रोल्ड जो कैंसर सेल्स होते हैं ये उनको इजीली एलिमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि ये तो एंटीबॉडीज बनाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट किलिंग करते हैं, तो ये उसको किल कर सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के सेल्स के खिलाफ तो एंटीबॉडीज नहीं बन सकती ना, इस वजह से ये उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। रिजेक्शन की बात करें तो इन्वॉल्व इन अर्ली ग्राफ रिजेक्शन। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई ग्राफ्ट हुआ है, लेट्स सपोज किसी बंदे को ग्राफ्ट लगा है, लेट्स सपोज किसी बंदे की एक स्किन जो है वो यहाँ पे उतर गई है किसी एक्सीडेंट में, तो बॉडी का जो है वो दूसरी दूसरी जगह से स्किन उठा के यहाँ पे लगाई जाती है, या जो गोश्त लगाया जाता है, टिश्यू लगाए जाते हैं, टिश्यू ग्राफ्टिंग की जाती है। तो फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन में जो है वो जो बी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो उसको रिजेक्ट करते हैं। पार्टिसिपेट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। लेकिन अगर आप ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जिस तरह ये एक बॉडी है उसके अंदर जो है वो आप किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किसी फॉरेन दूसरी जो है वो पर्सन से, तो उसकी रिजेक्शन में टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो है वो सिंपल सिंपल पॉइंट है, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको आप क्लियरली मेमोराइज करें। कोर फंक्शन की बात करें तो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन। ये जो वहीं पे हमने ये यहाँ पे ये बात की है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के खिलाफ ये जनरली होते हैं, लेकिन इंट्रासेलुलर भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात की थी जैसे हमने इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, यहाँ पे हमने बात की थी ये इंट्रासेलुलर जो होते हैं उनके खिलाफ ये काम करते हैं। इसके अलावा और इनमें डिफरेंस क्या है? और डिफरेंस इनमें वही डिफरेंस है जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट यहाँ पे रिवाइज कर रहा है। यहाँ पे बी सेल्स हैं, यहाँ पे टी सेल्स हैं, सेल मीडिएटेड के अंदर टी सेल है और ह्यूमरल के अंदर बी सेल्स है। और ये जो है वो बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मेच्योर भी बोन मैरो के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये बोन मैरो के अंदर मेच्योर होते हैं, वही थाइमस के अंदर मेच्योर होते हैं। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है सारा। इसमें एंटीजन होती हैं एंड इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इसमें अंदर एंटीजन नहीं होती, ये डायरेक्ट किलिंग होती हैं। और हाउ आर पैथोजन आइडेंटिफाई? ये एंटीजन फ्लॉटिंग इन द ब्लड, ठीक है, जो एंटीजन होते हैं एसीपीज होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, वहां पे जो मैक्रोफेजेज और डेंड्राटिक सेल्स होते हैं वो चूंकि ब्लड के अंदर फ्लॉट कर रहे होते हैं, और उसके थ्रू ये एंटीजन को पहचानती है जो बी सेल्स होते हैं, और फिर उसके खिलाफ एंटीजन एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल, जो सेल इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर कोई सेल इन्फेक्टेड हो गया है तो उसके जो सरफेस पे जो है वो कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स आ जाते हैं जो टी सेल डायरेक्ट जाकर उनको किल कर देते हैं। लेकिन अगर एंटीजन ब्लड के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है तो उसको जो आइडेंटिफाई करेगा वो बी सेल आइडेंटिफाई करेंगे।
इसके अंदर हाउ आर पैथोजन किल्ड, इसमें एंटीबॉडीज के थ्रू किल होते हैं, और इसमें जो बाय स्पेशलाइज्ड किलर टी सेल्स जो होते हैं वो किल करते हैं। हाउ डू सेल डिवाइड वंस दे आर स्टिमुलेटेड, अगर ये एक बार स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये कैसे डिवाइड होते हैं, ठीक है। सेल डिवाइड इनटू देयर प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल, जैसे हमने पढ़ा था जो बी सेल्स होते हैं वो आगे किसके अंदर डिवाइड होते हैं, वो प्लाज्मा सेल के अंदर डिवाइड होते हैं और मेमोरी बी सेल्स के अंदर डिवाइड होते हैं। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं और जो बी सेल्स होते हैं, मेमोरी बी सेल्स होते हैं, वो उसके कोड को मेमोराइज कर लेते हैं। देन जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जिसमें सेल डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टी सेल, जिस तरह हमने CD4 सेल्स पढ़े थे, CD8 सेल्स पढ़े थे, CD16 सेल्स होते हैं, तो ये उस तरह के सेल्स की आगे डिवीजन होती है। इस तरह एंटीजन है, ठीक है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसेप्ट आपको बेसिकली पढ़ाया जा रहा है। ये FC पार्ट होता है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का, और ये वेरिएबल पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं FC पार्ट और इसको हम कहते हैं वेरिएबल पार्ट। FC पार्ट जो होता है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, हर एंटीजन के अंदर ये पार्ट फिक्स होता है। लेकिन जो एंटीबॉडीज का जो ये वेरिएबल पार्ट होता है, वेरिएबल इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये चेंज होता है, ठीक है। IgE का और वेरिएबल पार्ट होगा, IgG का और वेरिएबल होगा, IgE का और होगा, तो इस तरह ये वेरिएबल जो पार्ट होता है ये चेंज होता है। कहां पे चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू एंटीजन, जिस तरह का एंटीजन होता है उसी तरह का ये वेरिएबल पार्ट बन जाता है। देखिए ये जैसे कि यहाँ पे ये अटैच हो रहे हैं, ये अब ये दो चेन होते हैं, ये स्मॉल लिम होती है, ये लार्ज लिम होती है, ठीक है, या स्मॉल चेन या लार्ज चेन। तो ये पेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है, और ये हमारे पास ये लेट्स सपोज ये एंटीजन है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंटीबॉडी का ये जो एरिया है वेरिएबल पार्ट है, ठीक है, ये उसी तरह का बन गया जैसे एंटीजन है। इस वजह से ये सिर्फ इसी एंटीजन को, देखिए मैंने आपको पहले कहा था ना कि जो एंटीबॉडीज होती है वो स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ काम करती है, उसी के ऊपर जाकर बाइंड होती है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये है कि ये जो एंटीजन है इसकी एक स्पेसिफिक कोड है, एक स्पेसिफिक शक्ल है, तो ये जो एंटीबॉडी है उसने उसकी स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग अपना वेरिएबल पार्ट सेट किया है, और ये उसको जो एंटीजन है उसको साथ जाकर अटैच कर दिया। अब देखिए जैसे ये जो पार्ट है ये वेरिएबल पार्ट है, अब ये इस एंटीजन के खिलाफ अटैच हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके खिलाफ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो स्ट्रक्चर के बेस पे बनती हैं। जैसे माइक्रोब का स्ट्रक्चर होता है वैसे उसका स्ट्रक्चर जो है वो वेरिएबल पार्ट का स्ट्रक्चर बनाकर एंटीबॉडीज उसके साथ अटैच होती हैं। और जो याद हो तो बी जो लिम्फोसाइट था, जो बी सॉरी जो बी मेमोरी सेल थे, जो मेमोरी बी सेल थे, वो इन कोड्स को याद कर लेंगी कि ये वेरिएबल पार्ट कैसा था, ये जो माइक्रोब इंटर हुआ था इसका ये जो कोड था वो कैसा था, तो वो इसको मेमोराइज करेंगी। जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम अगर एक्सपोजर होगा तो वो इस कोड को मेमोराइज करेंगी और यहीं पे उसको जो है वो कर देंगी। नेक्स्ट हमारे पास एंटीजन के बारे में बताया गया है, कुछ इसकी जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है। द बॉडी रिकॉग्नाइज एंटीजन बाय द 3 डायमेंशन स्पेस एंड ऑरिजिन कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप्स, ठीक है। ये एपिटोप्स या जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं ये बेसिकली एक थ्री डायमेंशनल शेप में हमारे पास, जैसा ये डायमंड शेप होती है ना उस तरह कि जो है वो एंटीजन जो होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करती है। प्रॉपर्टीज दैट मेक मॉलिक्यूल मोर इफेक्टिव एंटीजन इंक्लूड, अब स्टेबल मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल दैट एज्यूम एंड मेंटेन अ डेफिनेट शेप, ठीक है, डेफिनेट शेप उसकी होती है। लार्ज मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर मैसेज बिटवीन 500 एंड 1 लाख, सॉरी 5000 टू 1 लाख डेल्टॉन, इतना अगर इसका मैस होता है तो वो जो है वो अब एक ये जहाँ पे जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स है इनका जो मैस होता है वो कम होता है। ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है इनका जो जो मैस है ये आपको यहाँ पे वैल्यू बताई गई है, ठीक है। ये फिजिक्स है और फिजिक्स को जो है वो अगर आप रटना चाहें तो रटें, ठीक है। 5000 टू 1 लाख डेल्टन की जो इसका मैस होता है, और मॉलिक्यूल दैट आर स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स विद डिस्टिंक्टिव शेप्स एंड नोबल सब यूनिट कम्बिनेशन। सिंपल ये वही बात कर रहा है कि हर एंटीजन की स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है, 3 डायमेंशन शेप होती है, और वो लार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो स्मॉल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, उनके मैसेज भी आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। अगर लार्ज मॉलिक्यूल है तो उसका इतना डेल्टन मैस होगा, और जो है वो उसके स्ट्रक्चर को बेसिकली बताया गया है, और फिर जो एंटीबॉडीज होती हैं आपको पता है वो इन्हीं स्ट्रक्चर पे जाकर
काम करती हैं। अब जैसे एंटीबॉडीज आ गई हैं और ग्लोबुलर प्लाज्मा प्रोटीन दे हैव शुगर चेन, ठीक है, जैसे ये जो चेन होती हैं ये शुगर चेन होती हैं एडेड टू सम ऑफ देयर अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। इन अदर वर्ड एंटीबॉडीज और ग्लाइको प्रोटीन। अब ये दो स्ट्रक्चर से बनी है, ठीक है, एक तो इसके अंदर शुगर चेन है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोपेप्टाइड्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इन जो एंटीबॉडीज होती हैं इनको बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं और ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है, यानी कि स्पेसिफिक एंटीजन पर जाकर ये बाइंड होती हैं जिसके खिलाफ ये बनती हैं। बाइंड एंड इनएक्टिवेट फॉरेन पार्टिकल, उसके साथ बाइंड होती है और उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, इनएक्टिवेट कर देती हैं। एंड द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच एंटीबॉडी इज द इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन इसका बेसिक फंक्शनल यूनिट है। देन आगे मजीद जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये वाई शेप में है, ठीक है, ये देखिए ये वेरिएबल पार्ट है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पार्ट ये वेरिएबल पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास लाइट चेन है, ठीक है, ये वाली लाइट चेन है, और जो हमारे पास हैवी चेन है ये बड़ी चेन होती है, और ये दोनों हमारे पास किससे मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोपेप्टाइड और या जो पॉलीसेकेराइड जो है उससे मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट वाई शेप ऑफ एंटीबॉडीज उसको फर्दर डिफाइन कर रहा है। आल्थो द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एंटीबॉडीज इज वेरी सिमिलर, a small region of the tip of the Y varies greatly among the different। जैसे कि हमने पहले डिफरेंस जो है इसको एक्सप्लेन किया था कि ये जो कांस्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, ये इसका एफसी पार्ट जो होता है ये इसका कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन ये जो दो पार्ट आप देख रहे हैं ये वेरिएबल पार्ट होते हैं, और यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी शेप बनाते हैं और उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इसमें दो चेन्स होती हैं, एक हैवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है, ठीक है। ये उसी डायग्राम को फर्दर जो है वो दोबारा रिवाइंड कर रहे हैं। एंटीजन एंटीबॉडीज आइसोटाइप्स के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए हमारे पास कितने किस्म की एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, हमारे पास IgA होती है, ठीक है, IgA, IgD, IgE, मैंने सिंपल आपको फार्मूला बताया था गेम्ड का फार्मूला, IgG, IgE, IgA, IgM, IgE और IgD, ठीक है, गेम्ड का फार्मूला आप याद रखें। और ये जो IgA है, ठीक है, इसकी जो है वो आगे डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फाउंड इन म्यूकोजल एरिया सच एज गट, ये जो आपका GIT सिस्टम होता है, GIT ट्रैक होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होती है, यूरोजेनिटल ट्रैक यानी कि यूरिनरी ट्रैक प्लस जेनिटल ट्रैक जो हमारे पास होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड प्रिवेंट क्लोनाइजेशन बाय पैथोजन, और इसका काम क्या होता है कि ये पैथोजन की क्लोनाइजेशन को प्रिवेंट करता है, और ये जो है वो स्लाइवा और टीयर्स और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो है वो आई थिंक उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप यहाँ पे पढ़ लें कि कौन सी एंटीबॉडीज़ कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि ये जो डिफरेंट किस्म की एंटीबॉडीज़ होती हैं इनका क्या काम होता है, ये डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट होती हैं। और अच्छा, ये जो IgA होती है, ठीक है, ये जो IgA ये बेबी के अंदर से ब्रेस्ट मिल्क के अंदर से ये ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, मदर टू बेबी ये ट्रांसफर होती है, और इसके अंदर भी जो है वो आप डिफरेंस कर लें। और आई थिंक सो इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ये जस्ट स्लाइड रीडिंग है, ये आप खुद कर लें। फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, अब ये तो वेरी सिंपल है, आप इसको खुद एक्सप्लेन करना चाहिए आपको कि एंटीबॉडीज का क्या फंक्शन है। ये प्रिवेंट करता है पैथोजन को फ्रॉम एंटरिंग एंड डैमेजिंग सेल, और ये उनके ऊपर बाइंड हो जाता है, उनको न्यूट्रलाइज कर लेता है, फिर फैगोसाइट मैक्रोफेजेस आते हैं, ठीक है, और वो उनके ऊपर जो कोटिंग करते हैं और उसको पैथोजन को, और वो जो है उनको इनगल्फ कर लेते हैं, और फिर जो है वो कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, इम्यून रिस्पॉन्सेज सच एज कंप्लीमेंट सिस्टम पैथ उसको भी जो है वो ये ट्रिगर करते हैं। और मैक्रोफेजेस का क्या काम होता है, वो फैगोसाइटोसिस काम करते हैं। यहाँ पे जो आपका यूनिट नंबर 7 है, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं भी आई, ठीक है, तो मेरी सजेशन आपको यही है कि आप इसको जो है वो स्लाइड से खुद पढ़ने की कोशिश करें, यूट्यूब से डिफरेंट जो आपको कोई टीचर पसंद है वहाँ से आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन इस चैप्टर को आप क्लियर करें, ठीक है। ये आपकी जो नर्सिंग बेस है ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक सो ये एनाटमी के अंदर भी चैप्टर है या नहीं है, लेकिन आप इस चैप्टर की बेस जो है वो इस टॉपिक की बेस को आप जो है वो मजबूत करें। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।